अभी खबर ये आ रही है कि अमेरिका के मिशन का नाम मिडनाइट हैमर, जब से कुछ देर पहले पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई और इसी के साथ कहा गया है कि मिडनाइट हैमर के जरिए हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अंत कर दिया है। अपने परमाणु अड्डों पर हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। इस बीच रूस ने भी साफ किया कि राष्ट्रपति पुतिन का राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बावजूद इजराइल पर मिसाइलों का अटैक रोका नहीं। वैसे तो ईरान और आईएईए दोनों ने कहा है कि परमाणु अड्डों पर अमेरिकी हमले से रेडिएशन लीक हुआ नहीं है। इस बीच कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह दावा हो रहा है कि फोर्डो साइट पर अमेरिकी हमले से पहले ही वहां से न्यूक्लियर एसिड्स हटा लिए गए थे। आने वाले वक्त में ईरान की नीयत क्या है? ईरान क्या कर सकता है? क्या पूरे मिडिल ईस्ट में जो संतुलन है इस वक्त वो बिगड़ सकता है? अगर ईरान मिडिल ईस्ट में सऊदी जैसे मुल्कों पर अमेरिकन बेसिस पर हमला करता है, सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दखल के बाद ईरान इजराइल का यह युद्ध किन असाधारण परिस्थितियों की ओर बढ़ सकता है? क्या मिडिल ईस्ट की आग में ट्रंप ने घी डाल दिया है? ईरान के खिलाफ 2 हफ्तों की टाइम देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन में एक्शन ले लिया। फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर अड्डों पर राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश से हुआ यह अमेरिकी हमला मिडिल ईस्ट की आग में घी का काम कर सकता है। अमेरिका ने बेहद सुरक्षित फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अपने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया तो नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर टॉम हॉक्स क्रूज मिसाइलें गिराई गई। ईरानी परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अब तक की इस सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद अमेरिका ने भले पलटवार कर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी हो, लेकिन अब तक ईरान ने तेवर ढीले नहीं किए हैं, बल्कि उल्टा ईरानी सेना ने अपनी अत्याधुनिक खैबर शेकन मिसाइलों समेत 40 मिसाइलों से जोरदार प्रहार किया है। इन मिसाइलों से इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में भारी नुकसान की तस्वीरें आ रही हैं। इस बीच मिडिल ईस्ट के देशों से अमेरिकी एक्शन से तनाव बेहद बढ़ गया है। कतर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमले के प्रलय ढाने वाले नतीजे होंगे। ईरान अपना पक्ष रखने के लिए इजिप्ट जैसे कई देशों के संपर्क में है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने बढ़े तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कूटनीति और बातचीत के रास्ते क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थायित्व की बात की है। लेकिन सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में जो स्थिति बनी है वो कहां जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आज के हमलों के साथ ईरान के 40 वर्षों का हिसाब किताब की बात कर रहे हैं। तो इजराइल कह रहा है कि ताकत से ही शांति आती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर अपनी दूसरी पारी दुनिया में शांति कायम करने के वादे के साथ शुरू की थी, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर यह अमेरिकी हमला और फिर इजराइल पर ईरान का मिसाइलों से वॉर महायुद्ध की ओर दुनिया को ढकेलने की क्षमता रखता है। आज तक ब्यूरो दर्शकों को जरा बता देना चाहते हैं, और ईरान से प्रोफेसर जमीर अब्बास भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही वो जुड़ते हैं मुझे जरूर इतला कीजिएगा, ताकि उनके पास कुछ सवालों के साथ, क्योंकि वो पूरी तरह से अमेरिका के अटैक्स को डिनाई कर रहे हैं। हम आपको इस वक्त पहले दिखाना चाहते हैं कि क्या कुछ होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। अगर आप पूरे इसमें देखें, देखिए बंकर बस्टर बॉम्ब से जो ये स्ट्राइक्स की है, तीनों ही फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट हो जो कि लगभग 96 किलोमीटर दक्षिण में है तेहरान से। अब 3 साइट्स जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप भी ले रहे हैं, गंभीर इसलिए है क्योंकि ये जो बस्टर बॉम्ब्स गिरे हैं ये लगभग 200 फीट से ज्यादा नीचे जाने के बाद ये फटते हैं। तो फिर नीचे में जो नुकसान हुआ है, सैटेलाइट तस्वीरों में सिर्फ ऊपर आपको एक होल दिखेगा, लेकिन नीचे जाकर जब वो फटता है तो किस तरह का हुआ है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है ईरान का न्यूक्लियर जो पूरा प्रोग्राम है। एंट्री और एग्जिट गेट को नुकसान की खबर बताई जा रही है, क्योंकि यहीं से वो बॉम्ब नीचे जाकर फटने की बात कही जा रही है। अब जो अगला न्यूक्लियर प्लांट है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ईरानी परमाणु ठिकानों पर जो ट्रंप की स्ट्राइक है उसमें दूसरा फोर्डो के पास सिर्फ बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला यहाँ पर संभव था। नतांज, ये नतांज है, आप इसको देखिए, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनका सबसे इंपॉर्टेंट फोर्डो था, लेकिन उसके बाद नतांज पर पिछली बार भी
इजराइल ने दावा किया था कि उन्होंने अटैक्स किए हैं वहां पर और कुछ हमले उनके कामयाब हुए हैं, लेकिन नातांज में देखिए 60% तक यूरेनियम संवर्धन हुआ था। एनरिचमेंट 90% एनरिचमेंट चाहिए, प्योरिटी चाहिए आपको, ताकि आप उसको फिर सेंट्रीफ्यूजन से आप उसमें फिजन कॉज करें और फिर न्यूक्लियर उसका इस्तेमाल हो सकता है। जमीन और अंडरग्राउंड दोनों ही संरचनाएं यहाँ पर है, थोड़ा जमीन पर भी है नातांज में, फोर्दो में सिर्फ जमीन के नीचे है, अंडरग्राउंड काफी नीचे बंकर्स में, इसीलिए बंकर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने। और फिर नातांज के बाद जो आखिरी है वो आपको दिखा देते हैं, इस्फहान आखिरी वो तीसरा जो इनका बेस है ईरान के परमाणु कार्यक्रम का, इसको केंद्र माना जाता है, एक तरह से पूरा कंट्रोल सेंटर यहाँ पर है जहाँ पर अमेरिका ने हमला किया है। यूरेनियम रूपांतरण सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, ये सब यहाँ पर मौजूद है और इस पर भी अमेरिका ने हमला किया है। इसकी गंभीरता को समझिए, ईरान के लिए, मौजूदा रजीम के लिए ये बहुत बड़ा झटका इस नजरिए से भी है, इस नजरिए से भी बहुत बड़ा झटका है कि फेस लॉस जिसको कहते हैं ना, आपकी पूरी छवि आप में, मतलब एक न्यूक्लियर पावर्ड देश में इस तरह से उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जाकर हमला कर देना और उसमें सफलता पा लेना आपके लिए बहुत बड़ा झटका होता है, मौजूदा रजीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। जो अगली अब जानकारी है वो भी आपको स्क्रीन पर जल्दी से दिखा देते हैं, जिसके बाद फोर्दो पर स्ट्राइक कैसे किया है अमेरिका ने। तो जब आप देखेंगे कि GBU 57 बंकर बस्टर बॉम्ब से ये अटैक किया है और इसी के जरिए इन बस्टर बॉम्ब से अटैक करके ये जमीन से 200 फीट नीचे जाता है और फिर लगभग 60 फीट नीचे तक ये पूरा वहां पर एक्सप्लोजन करता है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा नुकसान है और ये इसीलिए इजराइल को अमेरिका की जरूरत थी और इसीलिए ट्रंप को धन्यवाद भी दे रहे हैं नेतन्याहू और लगातार उनकी प्रशंसा की पुलिंदा भी बांध रहे हैं। वजन 13,600 किलोग्राम है, 6 मीटर ये लंबा है और ये JBU 57 जो है ये मतलब जमीन के नीचे लगभग 61 मीटर जाकर ब्लास्ट होता है, 200 से ज्यादा फीट ये नीचे जा सकता है। तो ये जानकारी हम आपको यहाँ पर देते रहेंगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मेरी दाईं तरफ दो ऐसे लोग हैं जो भारतीय सेना में काम कर चुके हैं, लेकिन दोनों की राय बड़ी अलग है इस मुद्दे पर। और मुझे इस बात का एहसास है जनरल कुलकर्णी कि आपकी नजर में अमेरिका ने, इजराइल ने अच्छा किया है। आपको ये लग रहा है कि मतलब ये अगर एक रोग स्टेट में जो प्रॉक्सी वॉर करता है, जो हिजबुल्लाह, हमास, इन सब के जरिए सीधा प्रॉक्सी वॉर करता है, अगर उस पर यह हमला हुआ है उसके न्यूक्लियस पे, तो उसके हाथ में ऐसी न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए। मैं सही हूँ? लेकिन अब इसके आगे क्या सर, आपको भी पता है कि ईरान इसको आराम से बैठ के नहीं ले सकता है। अगर संतुलन पूरे मिडिल ईस्ट में ये फैला तो ये इसका असर तो इंडिया तक आएगा। देखिएगा, भारत के रिश्ते अंजना जी इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं और ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस मामले में ईरान दूध का धुला नहीं है। जिस प्रकार से जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान ने बनाई हैं और जिस मकसद से बनाई है, आप समझ सकते हैं कि फर्दों में 200 फीट नीचे गहरी, बिल्कुल इतने गहराई में बना करके, टनलिंग करके, जिस प्रकार से, और वो क्या हो सकता है, आपको लगता है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, ये सिर्फ न्यूक्लियराइजेशन और न्यूक्लियर बम बनाने की काबिलियत है। इसीलिए फर्दों में अगर बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि ऑपरेशन हैमर उसका सक्सेसफुल हुआ है, और वो भी कौन सा बॉम्ब, स्पेशली GBU 57 यानी कि बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब, जो 30,000 पाउंड का बॉम्ब जा रहा है, 6 एंट्री पॉइंट, 12 बम, और उसके बाद जिस प्रकार से वहाँ पे नुकसान हुआ है, तो बार बार जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक वाइट शेड जो नज़र आ रहा है, तो उसको हम फर्दो बोलते हैं। वो एक हो सकता है डिकॉय हो या हो सकता है कोई अलग फर्दो का हो, लेकिन जो उसके साइड में जो पहाड़ों के साथ आपको साफ नजर आएगा किस प्रकार से काला काला हो करके, ये इसमें कोई शक नहीं कि ईरान को जबरदस्त झटका लगा है। अभी तक इजराइल कोशिश कर रहा था, उसकी कोशिश नासफल रही ईरान को ढकेलने के लिए, लेकिन अमेरिका के इन 3 न्यूक्लियर साइट नातांज, फर्दो और इस्फहान को बर्बाद करने के बाद जरूर ईरान को जबरदस्त झटका लगा है, और विश्व को और खासकर इजराइल को, जिसको वो चाहते थे कि दुनिया के इसमें से उसको बिल्कुल सफाया कर दिया जाए, वो अब नामुमकिन है। ईरान सफाया लेकिन इनकार कर रहे हैं अब जनरल दयाल, मेदवेदेव तो इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो पाया है, ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान से भी हमारे साथ प्रोफेसर आकिफ जैदी साहब जुड़े हैं। जैदी साहब, मैं आकिफ साहब आपके पास भी आऊंगी। देखिए, मैं जल्दी से बता दूं, ये जो B-52 बॉम्बर्स हैं, इसकी कहानी 60 साल पुरानी है।
तो ईरान जब अपनी फैसिलिटीज डेवलप कर रहा था तो जो B-52 बॉम्बर्स की और जो बॉम्ब्स की, जो क्लस्टर बॉम्ब्स की जो कैपेबिलिटी है, उसने कहीं ना कहीं इस चीज को मद्देनजर रखा होगा ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना एक बात अंजना जी, और जो एक्चुअल न्यूक्लियर, जहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं और जो न्यूक्लियर प्रोसेस है उसके अंदर अगर यूरेनियम है, उसकी डिस्ट्रक्शन का एक बहुत डिफरेंट मीनिंग है, बहुत डिफरेंट कॉनोटेशन है। ना तो आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने अब तक इस पे कोई कमेंट किया है और ना ही कहीं इस किस्म की रेडिएशन निकली है। देखिए, आप ईरान की तबाही करेंगे, ईरान का नुकसान होगा। नीचे की अगर फटता भी है तो रेडिएशन निकलेगा? नहीं, क्यों नहीं निकलेगा, क्यों नहीं आएगा? देखिए, नहीं आपने चेरनोबिल देखा ना, कितने नीचे से निकल के आया। जो चेरनोबिल का जिसने थोड़ी बहुत भी वो की है, और मैं फॉर्चुनेट हूँ 98-99 तक वो मुद्दा बहुत लाइव था यूएसएसआर रशिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसका एक इफेक्ट जरूर निकलेगा। और इतना डिस्ट्रक्शन के बावजूद भी आप कर लें, लेकिन रिजॉल्व आपने बढ़ा दिया। तो अमेरिका झूठ बोल रहा है? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, अमेरिका ने किया है। मैं भी कहा है कि हमारा ये मिडनाइट हैमर ऑपरेशन सफल हुआ, हमने ईरान प्रोग्राम खत्म किया है। अंजना, ये कह देना सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, ये भी ट्रंप साहब का बड़बोलापन है। मैं इसके बाद आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर आकिफ जैदी साहब, चूंकि आप वहां से ईरान से इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताएं कि क्या आप फोर्दो या इन तमाम जगहों से कितनी दूर है और आपके पास क्या खबर आ रही है, क्योंकि अमेरिका तो सीधा दावा कर रहा है कि उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी, मैं आपसे जो जुड़ा हूँ, यहाँ पर कुम नाम के शहर से जुड़ा हूँ, जो फुर्दो से सबसे नज़दीक शहर है। फुर्दो पे हमला हुआ है, यहाँ की हुकूमत ने भी उसको कंफर्म किया है, और जैसे नातांज और इस्फहान पर भी हुआ है। लेकिन ये हमला ऐसा था कि हम लोग यहाँ कुम में, जो सबसे नज़दीक शहर है, हम लोगों ने न कोई आवाज़ सुनी, न कोई एक्सप्लोजन महसूस किया, लेकिन हुआ होगा हमला, इससे कोई इनकार नहीं, क्योंकि आखिर आज एक बहुत अहम और ऐतिहासिक दिन है। आज का वो दिन है कि जिसके अंदर एक ऐसा न्यूक्लियर देश अमेरिका के, जिसने न्यूक्लियर वेपन्स को सिविलियंस के खिलाफ इस्तेमाल किया है और जिसके पास हजारों की तादाद में, संख्या में न्यूक्लियर बम है, उसने एक ऐसे देश पर हमला किया है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और न बनाने की कोशिश कर रहा था। IAEA और खुद नेशनल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड के ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ईरान ने आज तक कोई कोशिश नहीं की है। तो ये दुनिया के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जो क्राइम है ये हुआ है आज, ये बहुत बड़े पैमाने का क्राइम है। दूसरी वजह से ये जो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि आज वो दिन है कि जब अमेरिका इस हरकत के जरिए ये ऐलान करने और कहने पर मजबूर हो गया कि अब हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम अपने प्रॉक्सीज जैसे इसराइल वगैरह के जरिए हम हमला नहीं कर सकते ईरान पर और इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस पर। हमें खुद ही नकाब उतार कर, मुखौटा उतार कर डायरेक्ट मैदान में उतरना पड़ेगा, चाहे हम इसमें कानून की जितना भी उल्लंघन करें और बदनामी मोल लें। जितना बड़ा डैमेज नहीं हुआ है, और कह रहे हैं आवाज ही नहीं आई जहां पर वो लोग मौजूद हैं, लगभग 40 किलोमीटर दूर है फोर्दो से। प्रोफेसर जैदी, आपके पहले एक और प्रोफेसर ईरान से जुड़े थे और लगभग बस चेहरा आपका बदल गया है, स्क्रिप्ट वही थी। उन्होंने डिट्टो अभी कुछ मिनट्स पहले इसी चैनल पर एग्जैक्टली यही कहा है जो आपने कहा है। और इसी तरह से मुझे याद आता है कि पाकिस्तान ने भी भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक को माना नहीं था। अभी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो पाकिस्तान ने पहले उसका खंडन किया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अब 30 से भी ज्यादा इमरजेंसी टेंडर्स जो हैं अपने एयर बेसिस की मरम्मत के लिए, वो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान ने आप पूरी कीजिएगा अपनी बात। आखिरी वक्त पर लिया गया ईरान पर हमले का फैसला। JD वैंस, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति JD वैंस का ये कहना है कि आखिरी वक्त पर, क्योंकि इससे पहले ट्रंप ने कह दिया था कि 2 सप्ताह में हम कॉल लेंगे, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने इस कदम को हल्के में नहीं लिया है, गंभीरता से लिया है। JD वैंस, उनके डेप्यूटी आए हैं उनकी बात सामने रखने के लिए। ईरान को बातचीत शुरू करने का मौका मिला है, अब ईरान बातचीत के टेबल पर आए। आप अपनी बात पूरी कीजिए प्रोफेसर साहब को, और उनको, दोनों प्रोफेसर को एक साथ दिखा दीजिए भाई। प्रोफेसर जैदी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने भी इसी तरह के क्लेम्स किए थे, लेकिन अब 30 के करीब टेंडर्स अपने डिफरेंट एयर बेसिस को रिपेयर करने के लिए उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज किए हैं। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पाकिस्तान ने पहले कहा था उसी का स्वयं ने ही खंडन करते हुए और फिर वो टेंडर्स निकाले हैं, तो समझ में आता है कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उससे कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान की एयर बेसिस को हुआ है। वही हाल हम यहाँ देख रहे हैं। हम कुछ और पिक्चर्स यहाँ से बैठ करके देख रहे हैं, और जिस प्रकार के बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत गहराई में जाकर के फटता है और पेनिट्रेट बहुत गहराई में जाकर के करता है। तो आप कम से कम फैक्ट्स, या तो आपकी सरकार कुछ ऑफिशियली रिलीज कर दे, वीडियो रिलीज करे, कोई स्टेटमेंट रिलीज करे,
और प्रॉक्सीज, ईरान एक संप्रभु देश है, वो प्रॉक्सी नहीं है अमेरिका का, लेकिन ईरान के प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह, हमास और हुती। जी, प्रोफेसर जैदी, मैं छोटा सा रिबाटल। जी, मैं बिल्कुल अपनी सरकार से मैं यही चाहूँगा कि दिल्ली से वो स्टेटमेंट रिलीज़ करे। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मैं मुंतज़िर हूँ जैसे कि दूसरे भारतीय नागरिक इंतज़ार कर रहे हैं कि इस क्राइम का कॉन्डेमनेशन जैसे दुनिया के इतने सारे कैपिटल से रिलीज़ हुआ है, दिल्ली से भी कॉन्डेमनेशन के स्टेटमेंट का इंतज़ार है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ प्रधानमंत्री पर जो नरेंद्र पढ़े-लिखे मोदी लोग ने जमा हैं, राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। मुझे लगता है कि हमारे कंडेमनेशन आपके स्तर से कंडेमनेशन का सबको बहुत ऊपर ये इंतज़ार है। बातचीत हो गई है। आप प्रोफेसर जैदी, आप अपने पॉइंट से भाग रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, पूरा रिस्पेक्ट है आपका, और भारत को क्या करना चाहिए भारत तय करेगा। आप एक भारतीय नागरिक हैं, वहां पर अगर पढ़ाते हैं बहुत अच्छी बात है। भारत के बड़े अच्छे रिश्ते हैं ईरान से, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। ठीक है, इसको आप अलग रंग देने की कोशिश ना करें, पॉइंट पर रहें कि ईरान में कितना डैमेज हुआ है। इसी नजरिए से हमने आपको जोड़ा है ताकि स्थिति का हमारे दर्शक भी समझ सकें। अब ये स्टेट ऑफ डिनाइल में रहना कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ हुआ है तभी तो हाइफा जैसी जगहों पर, रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है ईरान। इसकी क्या जरूरत थी, आप ही बताइए, क्यों कर रहा है? अगर नहीं नुकसान हुआ है तो ईरान रिहायशी इलाकों पर क्यों हमले कर रहा है? क्यों ईरान के विदेश मंत्री अब जा रहे हैं वहां पर पुतिन से मिलने? वजह है ना, और उसकी वजह है अमेरिका का हस्तक्षेप। अमेरिका का हस्तक्षेप ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हुआ है। इट्स अ सीरियस टॉपिक, स्टिक टू इट। आप मेरा जवाब सुनना चाहती हैं या खुद ही आप अपनी बातें और सवाल पूछ के जवाब देना चाहती हैं? अगर जवाब सुनना चाहती हैं तो बोलने का मौका दीजिए। हाँ, आप जवाब दीजिएगा। आप अगर रिवाइंड करके मेरे स्टेटमेंट को सुने, मैंने कहा है कि अटैक हुआ है, डैमेज की इनका क्लेम अमेरिका दूर से बैठकर कर रहा है, बाद में जो एक्चुअल फैक्चुअल रिपोर्ट्स है वो आ जाएगी। जहां तक रही सवाल इस बात का कि क्यों हाइफा पर और इजराइल पर हमला हो रहा है, उसका कनेक्शन 13 जून के हमले से है कि जो इसराइल ने, आज जो हमारे अमेरिका का हमला हुआ है, ये दूसरा नाजायज हमला है। पहला नाजायज हमला 13 जून को इसराइल से हुआ था और उसकी जवाबी कार्रवाई आज तक जारी है। इसलिए इसराइल के अलग-अलग शहरों पर ये हमले हो रहे हैं और इतने 10 दिन हो गए। मेरा अज़म्पशन ये है कि आप और आपके गेस्ट को इस बारे में पता होगा। मैं जानना चाहता हूँ कॉन्डेमनेशन, क्रिमिनल वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो हो रहा है इतना खतरनाक तरीके से, उसके सिलसिले में कॉन्डेमनेशन को लेकर क्या क्लियर ठीक है, स्टेटमेंट्स आपके गेस्ट दे कॉन्डमनेशन पा जो रहे हैं इस कई सिलसिले देशों में? से आ रही है, बहुत सारे देशों से आ रही है। कॉन्डमनेशन उस दिन भी आया था, मुझे नहीं पता आपका आया था या नहीं आया था, जब अक्टूबर के महीने में इजराइल में आम लोग जब अपना फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल मना रहे थे और उन पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जब औरतें बच्चों को हमास के आतंकियों ने मारा था, तब मुझे नहीं पता कि आपका और आपकी तरफ से क्या ईरान का कॉन्डमनेशन इस पर आया था। जाहिर तौर पर नहीं आया था। देखिए, अगर जाइएगा तो रेफरेंस पॉइंट तक जाना पड़ेगा, आपको उस रेफरेंस पॉइंट पर जाना पड़ेगा जहां से ये पूरा जो मामला है वो शुरू हुआ है और धीरे देखते देखते इतना बड़ा हो गया है। ग्रुप कैप्टन पांडे, आपका कमेंट उनकी बातों। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्या आपकी जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट के आपके पास उपलब्ध है? क्या आप इस प्रकार से खुली छूट है कि जो हो रहा है, जो हालात हैं वहाँ के हैं, क्या उसके बारे में पूरी जानकारी मिल पा रही है? हम लोग भी जो है प्रयास कर रहे हैं कि आप सब कोनों से हमें खबरें मिलें। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जो आपका कमेंट्स हैं वो सही जो वहाँ पर तस्वीर है उसका जो है मुजाहरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास सैटेलाइट पिक्चर्स हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए आज का विश्व जो है छुपा हुआ नहीं है, आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। जो भी हो रहा है, क्या फोटो से जो वहाँ से ट्रक भर के गए, क्या वो गलत है? क्या जो है ईरान का ये कहना कि हम अमेरिका को सबक सिखा देंगे, क्या ये गलत है? जिस प्रकार से जो ट्रू प्रॉमिस यहूदियों का सफाया होना चाहिए, खामनेई कहते हैं, उसका कितना कॉन्डमनेशन आ गया? यहूदियों को रहने का जो है हक नहीं है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप जो है एक अमानवीय तरीके सोच रख रहे हैं, जो कि गलत है। उस बात की कंडेमनेशन आके आपने किया जो वहाँ पर दुश्वारियां पेश आ रही हैं लोगों को इन मामलात की वजह से, वहाँ के जो आम लोग हैं, क्या उसके बारे में कोई कंडेमनेशन आपने किया? ज़रूरी ये है कि देखिए, हम लोग जब एक एकेडमिक वर्ड से आते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। जो हमारी आने वाली जनरेशन है हमसे वो सीख रही हैं, हमारी तरफ से एक उम्मीद की तरफ नज़र लगाए गए हैं। अगर उनको हम सही रास्ता नहीं बताएंगे जो कि ह्यूमैनिटेरियन फुटिंग पर होना चाहिए, वो तब तक जो है हम सही अपना काम नहीं कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात है कि बाकी जो फैक्टर्स आए कि GBU 57 का क्या अटैक रहा, क्या नहीं रहा, उसके बारे में जो मेरा सिंपल सा है कि जो कर्नल का जो चर्चा हो रही है वो और
अभी का जो तीनों लोकेशंस पर न्यूक्लियर अटैक किया गया है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया गया है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। चलो मैं रिएक्टर था जिसके कि रेडिएशन होना लाजमी था। यहाँ पर तीनों जो है फोर्डो, नतांज और इस्फान, तीनों के रोल अलग अलग हैं। और आप खुद ने भी सुना आपने कि एक जगह कन्वर्जन हो रहा है, UFO2 से यूरेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड बन रहा है। उसमें सबसे ज्यादा देखिए रेडिएशन की संभावना वहां थी, लेकिन वहां से भी रेडिएशन नहीं आया। उसके अलावा जो बात हो रही है नतांज की, नतांज में जो था वो क्या प्रोसेसिंग हो रही है, उसमें भी रेडिएशन का नहीं था। क्योंकि IAEA जो पिछले इतने लंबे 2 दशकों से अधिक वर्षों से वहां काम कर रहा है, वो जरूर टिप्पणी करता। IAEA शुरू से कहता रहा है कि कोई भी जो है रेडिएशन नहीं हुआ। तो ये कहना कि रेडिएशन हुआ, ये मेरे ख्याल से गलत होगा। हम किस बेसिस पे कहें इस बात को? क्योंकि जो फैक्ट जमीनी हकीकत ये है कि आपकी जो तीनों लोकेशंस हैं वहां पर रेडिएशन की संभावनाएं कम थी। अब हम बात कर रहे हैं कि GBU 57 से जो अटैक हुआ वो 12 किलोमीटर की हाइट से आप लॉन्च करते हैं, इसमें इंजन नहीं होता। उसकी काइनेटिक एनर्जी और जो उसके अंदर वजन है उसकी वजह से जो पोटेंशियल आता है वो जाके पेनिट्रेट करता है और 60 फीट तक जाता है, उसके बाद ब्लास्ट होता है। तो जो गहराई आपकी कहा जा रहा है कि लगभग 70-80 मीटर थी, वहां पर तो ये बॉम्ब पहुंचा होगा निश्चित रूप से। और ये कहना कि वहां पर जो एंट्री एग्जिट पॉइंट पर अटैक हुआ है, ये आप कैसे ये एस्टिमेट करेंगे कि डैमेज का लेवल क्या है? बटल डैमेज उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से मुझे लगता है इस पर एक बैलेंस रखना जरूरी है। अभी अमेरिका का दावा है, ईरान की तरफ से कुछ हद तक माना जा रहा है कि हाँ हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है। रूस की तरफ से दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, अब मुझे लगता है कि राजनयिक के तौर पर मैं आपका नजरिया इस पर जानना चाहूंगी, क्योंकि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। किस तरह से आपको ये पैन आउट होता हुआ दिख रहा है? और उसी में मैं अगला सवाल जोड़ रही हूँ कि ईरान क्या कर सकता है? सबसे भयावह स्थिति तो तब आ सकती है अगर वो मिडिल ईस्ट में सऊदी जैसे, कतर जैसे देशों पर जो अमेरिकी बेसेस हैं उस पर अगर हमला कर दे, उसके बाद आपको लगता है कि एक अस्थिरता और एक मतलब स्प्रेड आउट इसका हो सकता है? अशोक जी बहुत धन्यवाद अंजना, मुझे आमंत्रित करने के लिए और ये सवाल पूछने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और देखिए, मैं ये समझता हूं जो आज भारतीय समय के अनुसार ये हमला अमेरिका ने कब किया, ये सुबह 4-4:30 बजे किया। अभी शाम के 6:30 बज गए हैं, तो मतलब करीब 14 घंटे हो गए हैं ये हमला हुआ है। देखिए, अगर ईरान को इस बेसिस पर अमेरिका की कोई भी जो पश्चिम एशिया में जो बेसिस हैं, वेस्ट एशिया में, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, बहरीन में हो, कतर में हो या और किन्हीं देशों में, अगर बेसिस पर किसी को हमला करना था, या उनके जो 40, 50, 60 हजार जो सैनिक हैं अमेरिका के वहां पर, अगर उनके ऊपर हमला करना था तो अभी तक हमला जरूर हो जाता। परंतु रिटेलिएशन जो किया है ईरान ने, वो किया है ज्यादा मिसाइल्स भेजकर हाइफा पर, इस पर तेल अवीव पर और जेरूसलम पर, क्योंकि उसके पास, ईरान के पास, मैं इसको एम्फसाइज करना चाहता हूं, विकल्प बहुत ही कम है, ना के बराबर हैं। क्योंकि उसे मालूम है जो वो अगर अमेरिका के विरुद्ध हमला करेगा तो उसको ऐसा वहां पर से मार पड़ेगी, इतनी जोर से उसके विरुद्ध वहां से एक्शन लिया जाएगा, जो अभी जो हुआ है वो कुछ भी नहीं है। तो उसको ये मालूम चल गया है और इसीलिए वो इसको रिस्क नहीं करना चाहता, तो अमेरिका के विरुद्ध वो नहीं करना चाहता। आखिरी बात अंजना, मैं उसमें यही कहूंगा, बहुत लोग कहते हैं जो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद कर देगा क्यों, और उससे देखिए पूरे विश्व के ऊपर इतना दुष्प्रभाव पड़ेगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच में 40 किलोमीटर का वाटरवे है, उसको अगर बंद करता है तो केवल जापान, भारत, साउथ कोरिया पर नहीं असर होगा, चीन पर असर होगा। और ईरान के संबंध जो है बहुत ही सामरिक संबंध है। और लेकिन इस वक्त भी देखिए ना अशोक सर, जैसे आप बोल रहे हैं, एम्बेसडर, ये इजराइल पर मिसाइल से हमला, खुर्रम शहर मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया है। सुपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल अब ईरान कर रहा है। ईरान ने फिर दागी है इजराइल पर मिसाइलें, और इस बार वो सुपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल से वो अटैक कर रहा है इजराइल पर। परिस्थितियां जो बनती हुई दिख रही हैं वो बहुत चैलेंजिंग है। और इसी पर विभूति जी आपका कमेंट, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक अपना तरीका है और उस पर जितना कम बोला जाए वो अच्छा है। वो अपनी तरह से सोचते हैं, अपनी तरह से आगे ले जा रहे हैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को। लेकिन ये
मतलब ईरान के लिए भी देखिए इतना आसान नहीं है कि नाउ ईरान शुड बेंड डाउन, नाउ ईरान शुड सरेंडर, नाउ ईरान शुड कमिट। अब ईरान मतलब इतनी आसानी से ये मौजूदा रजीम तो दबाव में आने वाला है नहीं, क्योंकि उनका जो फेस लॉस हुआ है उसके बाद अभी भी वो हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहा है इजराइल पर। नमस्ते अंजना जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए अपने शो पे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा इतने सारे एक्सपर्ट्स की बातें सुन करके। मेरे विचार कुछ और हैं कि वो पुरानी कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो 21वीं सदी में भी वो चालू रहता है, वो सच्चाई रहती है उसमें। लेकिन यहाँ पे हमें इसको दूसरे मुद्दे से भी देखना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान का जो संबंध है वो है ड्रिवन बाय वन सेंटेंस, डेथ टू अमेरिका। आज तक ईरान ने इस बात को कभी ये नहीं कहा कि चलो यार गलती हो गई, हम ज्यादा बोल गए। अगर आप पिछले 25 सालों से यही कहते आ रहे हैं डेथ टू अमेरिका, तो आपकी दोस्ती यारी की बात तो चली जाती है, हवा में उड़ जाती है ना। तो यहाँ पे इन इजराइल और अमेरिका का एक मुद्दा जिस पे दोनों सहमत हैं कि हम ईरान को न्यूक्लियर वॉर मटेरियल नहीं लाने देंगे, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं करने देंगे। और ईरान का मुद्दा है, दावा है कि हम तो सिर्फ पीसफुल पर्पस कर रहे हैं। तो इसमें धोखे की बात तो हो ही रही है, डेफिनेटली धोखे की बात हो रही है। लेकिन ये चिंताजनक बात इसमें है कि ये जो है सदियों पुराना कहते हैं ना, जिहाद और क्रूसेड की लड़ाई, ये 21वीं सदी की नई नया रूप है ये। और ये जो है घिनौना रूप ले सकता है। पीस, शांति का भविष्य में क्या होगा वो तो हम नहीं जानते हैं। आज की तारीख में शांति पूरी तरह से टूट चुकी है, भंग हो चुकी है। अविश्वास, बिल्कुल अविश्वास से ही लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है, ये भारत को जरा सा संभल के देखना पड़ेगा, क्योंकि सब भारत की टीका टिप्पणी के लिए कमेंट चाहता है। लेकिन भारत एक अकेला देश ऐसा है कि 150 से ज्यादा क्रिश्चियन देश हैं, 57 मुस्लिम देश हैं, हम ही एक सिर्फ सेकुलर देश है। तो इसमें किसका साइड लें, किसका साइड न लें, ये वाली बात बिल्कुल हमें असमंजस में डालती है। लेकिन एक और बात है, इंटरनेशनल लॉ और डेमोक्रेसी और फ्रीडम का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इन तीनों ही चीजों का सबको स्वाधीनता है जो मर्जी करे, सबको स्वाधीनता है जो मर्जी बोले, सबको स्वाधीनता है जो करे सो करे, और बीच में फिर इंटरनेशनल लॉ को घुसा दिया जाता है। इस चीज को दुनिया भर को सोचना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस हैज बिकम अ जोक। जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो यूएस ने कहा था डी एस्केलेट, डी एस्केलेट, डी एस्केलेट। इंडिया के सारे अपोजिशन पार्टीज ने कहा था डी एस्केलेट। अब प्रधानमंत्री मोदी ने वही डी एस्केलेट कहा है। तो जो कहते हैं ना कि जो आप जैसे आप करेंगे वैसे ही आपको भरना भी पड़ेगा। और एक चीज है, आपने कहा था कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा। ये कुछ साल पहले 9/11 के बाद मुझे एक पाकिस्तानी मित्र ने कहा था कि एक भी इस्लामिक कंट्री इतनी ताकत नहीं रखता कि एक गैर क्या कहते हैं, नॉन मुस्लिम कंट्री से वो एक यूजुअल कन्वेंशनल वॉर लड़ सके, क्योंकि हमारे अस्त्र शस्त्र भी आप ही के थ्रू आते हैं। लेकिन हम गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। यहां तक ये अंदेशा है कि बहुत सारे जो गुरिल्ला और टेररिस्ट फोर्सेस हैं, द स्लीपर सेल्स हैं, वो एक्टिवेट होंगे। वेस्ट डेमोक्रेसीज बहुत ही वल्नरेबल है एक मामले में, कि कहीं भी कहीं पुल उड़ाया जा सकता है, कहीं भी एक शॉपिंग मॉल को गिराया जा सकता है और दहशत फैलाई जा सकती है। ये टेररिज्म का मेन मुद्दा है, दहशत फैलाओ। That is something that America, वो सबसे बड़ी चुनौती है, बहुत चैलेंजिंग है। और वो भारत जैसा देश भी, विभूति जी, जो कि हमेशा पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर को झेलता रहा है, तो हमें एहसास है कि ये कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो फिर वो भीगी बिल्ली बन जाता है और फील्ड मार्शल बना देता है मुनीर को। वही मुनीर पाकिस्तान से सीधा अमेरिका जाता है ट्रंप की गोद में बैठने, फिर वापस आकर यहाँ पर, चूंकि अब ऐसा हो गया है, मुस्लिम बिरादर देश कहेंगे कि तुमने पीठ में छुरा घोंपा है, तो वो एक लाइन अपना विदेश मंत्रालय से निकाल देते हैं कि वी आर डीपली कंसर्न्ड। प्रोफेसर जैदी, जो बातें विभूति जी कह रहे हैं कि आपको वो बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग है। देखिए, अगर खामेनेई साहब खुलकर ये कहते हैं कि यहूदियों को दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर फिर ह्यूमैनिटी कहाँ जाती है?
जब खुलकर टेररिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए वहां पर अटैक्स कराए जाते हैं, तब दुनिया कहां पर आंखों पर पट्टी बांध लेती है। ये भी तो बहुत बड़े कंसर्न्स है ना आज के जमाने में। और अगर आप उनकी बात पे कोई जवाब देना चाहें। जी अंजना जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा आपसे और झा साहब से कोई रेफ़रेंस चाहूँगा कि जहाँ पर ख़ामेनी साहब या किसी और ईरानी लीडर ने कहा हो कि यहूदियों को ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। मैं चंद सेकंड वेट करता हूँ जब तक आप रेफ़रेंस प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, रेफरेंस हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। बाकायदा उनके जो बयान है वो भी निकलवा के सुनवा देंगे। अशोक जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ये बात ऐसी, ईरान में अपनी सिफारत में काम कर चुका हूं। डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका वहां पर सुनना बहुत आम है। मैं आपको बताऊं, वहां पर आप किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर जाएं, वहां पर इजराइल का, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके का जो सर अशोक जी, एक बार ऑडियो आपका ठीक करा रहे हैं। आपका ऑडियो किसी वजह से अटक रहा है, आपका ऑडियो अटक रहा है। प्रोफेसर, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे उनकी बातों को? खोमेनी के द्वारा इस प्रकार के स्टेटमेंट्स भी दिए गए हैं। इजराइल के लोग कैंसर के ट्यूमर की तरह हैं, इनको साफ कर दिया जाना चाहिए। और ये तमाम बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स आपको इसमें इस प्रकार के स्टेटमेंट्स मिलेंगे। उनके स्टेटमेंट में ये है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इस प्रकार के स्टेटमेंट लगातार दिए गए हैं। ऐसे ही उनका एक वो निकाल भी लिया ताकि मैं इनको सुना सकूं। ईरान विल नॉट बैक डाउन, इजराइल विल नॉट सर्वाइव। मतलब अनेकों बार उन्होंने जूस यहूदियों के खिलाफ जो बयान दिए हैं जुमे की नमाज पर, वो अनंत है। कुछ हमारी रिसर्च टीम भी बाइट्स निकाल रही है, वो आपको सुना देंगे। मुझे आप इंटरनेट पर प्रोफेसर साहब चेक करेंगे तो आपको सारे ढेरों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, ढेरों ऐसे उनके कोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके सुप्रीम लीडर ने किस प्रकार के बयान दिए हैं और किस प्रकार से आतंकवादी संगठन, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, इनको पल्लवित पोषित करते हुए हमेशा इजराइल के जो मासूम लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन पर हमले करवाए हैं। आप भाई मुझे ये बताइए कि 7 अक्टूबर को जब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी 2023 में, आधी रात को किस संगठन ने इजराइल की महिलाओं और बच्चों पर हमला किया था? आपने थोड़ी देर पहले मानवाधिकार की बात की, आपने इस बात की बात की कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नजरिए से देखना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को सोचना चाहिए। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या इजराइल के लोगों का, वहां की महिलाओं का, वहां के बच्चों का, वहां के अस्पतालों का कोई हक नहीं है? जब ईरान वहां हमले करवाता है अस्पतालों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, आधी रात पर को हमास ने हमला किया था, तब मानवाधिकार की बात कहां चली जाती है? इसका आपको जवाब देना चाहिए। जयदी साहब, आप ही बता दीजिए, आप इंडियन ओरिजिन है कि क्या? आप खुद ही बता सकते हैं ना कि आप तो इंडियन ओरिजिन है, कि क्या खामेनी साहब ने इस तरह की बातें नहीं कही? क्या ईरान का ये मुद्दा नहीं रहा? हमेशा ईरान कहता है डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल। कहां नहीं, मिल गया मुझे उनका जयदी साहब, योर इंडियन ओरिजिन, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू नाउ। चलिए, आप जब बोल ही रहे हैं उसके बाद मुझे बोलने। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक यानी फैक्ट से हटकर बात हो रही है। अब आप फैक्ट्स पर बात करने की हम लोग कोशिश करते हैं। जी हाँ, मैं इंडियन ओरिजिन का हूँ, लेकिन इंडियन ओरिजिन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं फैक्ट्स नहीं समझ सकता और मैं बायस्ड ही बात करूंगा। मैं फैक्ट्स के बेस पर इंडियन ओरिजिन होने के बावजूद बात करने की क्षमता रखता हूँ। और फैक्ट्स ये हैं कि यहाँ पर डेथ टू इजराइल एक यहाँ की आइडियोलॉजी का बहुत अहम हिस्सा है। और डेथ टू इजराइल का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। ये वो मतलब है कि जब 2011 की नॉन अलाइंड मूवमेंट की कॉन्फ्रेंस हुई थी तेहरान में, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और दुनिया के तमाम नॉन अलाइंड मूवमेंट्स ने के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने उसको अटेंड किया था, वहाँ पर आयतुल्लाह खामेनी ने खुद आकर इसको एक्सप्लेन किया कि क्या है डेथ टू इसराइल का मतलब। डेथ टू इसराइल का मतलब ये है कि पैलेस्टाइन के अंदर एक डेमोक्रेटिक रेफरेंडम होना चाहिए और पैलेस्टाइन के तमाम लोगों को जो पैलेस्टाइन में आज भी रह रहे हैं या उनको रेफ्यूजी बनाकर दूसरी जगह भेज दिया गया है, उनको इसका अवसर मिलना चाहिए कि वो खुद डिसाइड करें कि पैलेस्टाइन, हिस्टोरिक पैलेस्टाइन में किस टाइप का पॉलिटिकल निजाम होना चाहिए। प्रोफेसर जैदी, प्लीज अलाउ मी टू कम इन नाउ। एक बार आवाज इनकी नीचे कीजिए। इसके लिए इतने हिंसक शब्दों का आप मासूमियत के साथ जितनी मीठी बातें बता रहे हैं, काश कि सब कुछ इतना आसान होता। इसके लिए डेथ जैसे हिंसक शब्द के इस्तेमाल की जरूरत कतई नहीं है। आप रेफरेंडम कराना चाहते तो रेफरेंडम बोलिए, डेथ टू इजराइल बोलने की जरूरत है। एंड आई कोट खामेनी का ये कोट है, आवर स्टैंड्स अगेंस्ट, क्योंकि अंग्रेजी में ये उनका
पोस्ट है, आर स्टैंड अगेंस्ट इजराइल इज द सेम स्टैंड वी हैव ऑलवेज टेकन. इजराइल इज अ मैलिग्नेंट कैंसरस ट्यूबर in the West Asian region that has to be removed and eradicated. And I quote it in Hindi for you, क्योंकि आज तक के हमारे दर्शक भी समझ सके. ये वो कैंसरस ट्यूमर है वेस्ट एशिया में जिसको निकालना और मिटाना, इरेडिकेटेड, मिटाना जरूरी है. अगर आप ऐसे शख्स को डिफेंड कर रहे हैं भारतीय नागरिक होकर, तब मुझे आप पर और आपकी नीयत पर सवाल खड़े करने होंगे. मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मतलब आपस में लड़के कोई फ़ायदा है. ईरान भी भारत का दोस्त है और हम उस दोस्ती की पूरी वो करते हैं. लेकिन इसी के साथ साथ अगर कोई एक पूरे मुल्क को कैंसर ट्यूमर कह के हटाने की बात करता है, मिटाने की बात करता है, आज भी नेतन्याहू यही कह रहे हैं कि मुझे मौजूदा रजीम से प्रॉब्लम है. जहां पर अटैक करते हैं वो बाकायदा ऐलान करते हैं कि अगर वहां पर आम लोग हैं तो हट जाएं. उन्होंने कभी भी ना इस्लाम के खिलाफ, ना उन्होंने सीधा ईरान के खिलाफ. मैं उनको डिफेंड भी नहीं कर रही हूँ. वो इजराइल अकाउंटेबल है अपने काम के लिए. ये पोस्ट हमने अब आपके अपने स्क्रीन पर भी निकाल के दे दिया है. दिस इज अ पोस्ट बाय खामेनेई साहब विच इज डेटेड 2018. देखिए, ऐसे हवा हवाई बातें नहीं करते हैं हम, फैक्ट्स ही नहीं करते हैं, फैक्ट्स का प्रूफ भी अपने स्क्रीन पर देते हैं. जनरल दयाल, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ. कुल मिलाकर देखिए, भारत के लिए भी अगर हम कूटनीतिक नजरिए से देखें तो हमें बैलेंस करना है, क्योंकि हमारा बहुत कुछ, अगर चाबार हम पोर्ट है, हमारे पाइपलाइन है, हम बहुत कुछ ईरान के साथ कर रहे हैं. वो हमारा दोस्त देश है क्योंकि हम उसके साथ रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं. पीएम ने भी बात की है. लेकिन इजराइल भी दोस्त देश है. इजराइल प्रॉक्सी वॉर झेलता है आतंक का. इजराइल भारत के खिलाफ खुलकर खड़ा होता है जब पाकिस्तान हमले करता है. तो इतनी भी आसान वो नहीं है एक स्टैंड लेना. देखिए अंजना, पहली बात तो मैं बताऊं कि मैं कोई खास इजराइल के अगेंस्ट नहीं हूं और खास प्रो ईरान नहीं हूं. मतलब मैं एक इंडिपेंडेंट, बहुत न्यूट्रल मिलिट्री स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से करता हूं और असेसमेंट करता हूं. और दूसरी बात यह कि मैं सिर्फ भारत और भारत के पक्ष की बात करता हूं. और मेरा मानना यह है कि इस युद्ध के कारण भारत का सबसे बड़ा नुकसान है. इवन चाइना से बड़ा भी हमारा नुकसान है, बिकॉज चाइना की, मिस्टर सज्जनार विल एग्री विद मी, चाइना तो रशिया से और ऑयल ले लेगा. वो तो व्लादिवोस्टोक से स्ट्रेट पाइपलाइन है. भारत एक ऐसा देश है जिसका इस खाड़ी के अंदर, इस एशिया में हमारी, अगर हमें बन के रहना है तो हमारी यहाँ पे पीस रहनी चाहिए. और मैं पीस डिस्टर्बेंस जो है यहाँ की इजराइल ने की है. और मैं अमेरिका का विरोध करता हूँ, क्योंकि अमेरिका जो है वो विस्तारवादी है. और अगर वो आतंकवाद के हम खिलाफ हैं तो हम विस्तारवाद के खिलाफ भी हैं. अमेरिका के विस्तारवाद के किस्से में गिन सकता हूं, पूरी रात गुजर सकती है, आप लोगों के पास जवाब नहीं मिलेगा. दूसरी बात यह कि भारत को अब जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है, बहुत अच्छी चीज की है. उन्होंने उनके प्रेसिडेंट से बात की है और उनको अब इजरायली प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप से भी बात करनी चाहिए. भारत बुद्धा का देश है, भारत गांधी का देश है, भारत दुनिया में पीस चाहता है. हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, दिस इज नॉट ए एरा ऑफ वॉर. हमने खुद लड़ाई बंद कर दी. हमने सिर्फ टेररिस्ट को पनिश किया. और अगर 7 तारीख को पाकिस्तान जवाब नहीं देता तो हम नहीं मारते पाकिस्तान को. लेकिन हमने उनको ऑप्शन दिया था. पाकिस्तान ने बार-बार उकसाया. हमने ऑप्शन दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं. आप यू कैन चूज नॉट टू रिस्पॉन्ड. हमने आतंकी हमलों पर जगह पर किया. झा जी, वो सीधा अमेरिका को, सब प्लीज वेट, अमेरिका को सीधा विस्तारवादी कह रहे हैं. कई लोग ऐसे हैं पूरे विश्व में जो ये मानते हैं कि अमेरिका जिस नीति पर आगे बढ़ता है अपनी विदेश नीति में, वो कई मुल्कों के साथ, उनकी सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ करता है. इस पर आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जैसे वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक मिला नहीं इराक में. देखिए, मैं सीधी सी बात कहूंगा इस पे. जस्ट बिकॉज मैं अमेरिका में रहता हूं और रिपब्लिकन हूं और अमेरिकन सिटीजन हूं, इसका मतलब नहीं है कि हम हर पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं. इसमें मैं इस बात को मानता हूं कि अमेरिका की जो पॉलिसी रही है, मैंने खुद भी कहा है इसके बारे में, कि अमेरिका को अपने बेसेस, जो मिलिट्री बेसेस जो दुनिया भर में लगा रखी हैं, आप उनको वापस ले आइए, उसकी जरूरत नहीं है. और दूसरा ये है कि जब ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी खेली जाती है ना, वो तो सारा का सारा मुद्दा कंट्रोल और मैनेजमेंट पे है, किस तरह से मैनेज किया जाए. तो इसके लिए आप देखेंगे कि बड़ा खेल जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी है. ये सारे के सारे जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स हैं, ये सारे के दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन सेल करते हैं और इनको लड़ाई चाहिए. तो मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूं कि अगर आपको एक्चुअली विश्व शांति चाहिए तो वेपन सेल बंद कर दीजिए. किसी के पास वेपन नहीं रहेंगी लड़ने के लिए.
विस्तारवाद का जहां तक मामला है, चाइना का भी विस्तारवाद का मामला है। तो ये जो है, चाइना ने किस तरह से तिब्बत ऑक्यूपाई किया हुआ है, किस तरह से इंडिया की फोर्सेस को ले रखी है, और वो किसी तरह से अपने कॉन्ट्रैक्ट किलर कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे दुनिया भर में हावी हुए जा रहा है। श्रीलंका को आपको पता है। तो मेरा ये कहना है कि विस्तारवाद जो है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। अब नहीं, सब लेकिन अपना लेकिन लेकिन इन्फ्लुएंस बढ़ाना लेकिन चाहते हैं। विस्तारवाद में जब आप दूसरे देशों में जाकर हमला करते हैं तो उसका सीरियस कॉनोटेशन जरा हो जाता है। It is. और I देखिए, totally ऐसी भी agree. खबर है वहां पर कांग्रेस से उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया है और उन्होंने ये हमला किया है। अशोक सज्जनहार जी को और उनको प्रोफेसर साहब को भी दिखाइए, जैदी साहब को। मिस्टर जैदी, हमने आपको 2018 का उनका एक पोस्ट दिखाया। ईरानियन सुप्रीम लीडर अल खमैनी ट्वीट्स डेथ टू इजराइल 7 टाइम्स। 7 बार उन्होंने डेथ टू इजराइल लिखा। अगर आपको रेफरेंडम ही कराना है तो रेफरेंडम लिखिए ना, डेथ टू इजराइल जब आप लिखते हैं। और उसके बाद इंस्ट्रक्ट्स फॉलोअर्स टू स्टोन द सेटन इजराइल। जब आप शैतान बनाकर एक पूरे मुल्क को, उस मुल्क की कौम को आप इस तरह से हमले के लिए लोगों को उकसाते हैं तो बड़ा मामला गंभीर होता है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप बार बार कह रहे हैं भारतीय नागरिक हैं, फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं। मैं भी आपसे फैक्ट्स पर 2024 का, ये तो 2018 का है, 2024 का उनका पोस्ट भी हम लोग निकाल कर आपको दिखा रहे हैं। एक्स पर उन्होंने ये लिखा है, वो लिख रहे हैं, वी आंसर योर कॉल ओ अल्लाह, डेथ टू इजराइल। और उसके बाद से वो कहते हैं सेटन इजराइल को पूरी तरह से मिटाना है। अब इन चीज़ों पर आंखें बंद कर लेंगे प्रोफेसर साहब तो फिर तो आप प्रोफेसर हैं, फैक्ट्स को आधा अधूरा बताएंगे ना, इसीलिए दोनों आंखें खुली रखनी जरूरी होती है। अशोक जी, आप उनकी बातों पर रिस्पॉन्ड करे थे, मुझे लगता है ऑडियो ठीक हो गया है। जी बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा बहुत जल्दी से। एक तो प्रोफेसर साहब से ये कहूंगा, शायद उनसे गलती से ये कहा गया, ही सेड जो मैं हिंदुस्तानी होने के बावजूद आई कैन बी अनबायस्ड। मतलब इसका ये हुआ जो भी हिंदुस्तानी है वो सभी बायस्ड है क्या? आई एम श्योर दैट इज, अगर वो ये कंफर्म कर देंगे जो ये उनसे गलती से ऐसी ये बात कही गई है तो आई वुड अप्रिशिएट इट। देखिए, दूसरी बात है जो वो बता रहे थे, मेरे मित्र विशंबर दयाल बता रहे थे। देखिए, अमेरिका हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर है। आजकल मल्टीपोलर वर्ल्ड है। ऐसा नहीं है जो अगर आप एक चीज के ऊपर यू डोंट अग्री तो आपका सारा रिश्ता उसके साथ खराब हो जाता है। देखिए, अमेरिका के साथ ठीक है, उनकी विस्तारवादी नीति है, वो हम उसके विरुद्ध रहेंगे, परंतु हमारी और बहुत बातें हैं जिनके साथ हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी है, ट्रेड है, जियोपॉलिटिक्स है, साउथ चाइना सी, क्वाड वगैरह। आखिरी बात मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, जो देखिए, मैं वहां पर ईरान में था, मैंने वहां पर काम किया है और वहां पर मुझे बहुत, और जो उनके राष्ट्रपति थे महमूद अहमदीनेजाद, मैंने अपने आप उनके मुंह से बहुत बारी सुना है डेथ टू इजराइल। और हमेशा मार्गबार अमेरिका, हमेशा वहां पर जो भी उनकी मिनिस्ट्री थी उनके वहां पर उनके फ्लैग बना रहता था। और आप जब उधर मिनिस्ट्री में जाते हैं, आप अमेरिका के फ्लैग यही के प्रोफेसर ऊपर, जैदी को, चूंकि स्क्रीन पर हम नहीं दिखा पा रहे, मेरे हाथ में मोबाइल है तो अपने दर्शकों को हम जरूर दिखा देते हैं ताकि आपको भी जैदी साहब भारतीय होने का मतलब समझ में आए, क्योंकि हम लोग फैक्ट्स पर बात करते हैं। 2024 का उनका ये पोस्ट है जिसमें वो सीधा लिटिल सेटन कह रहे हैं इजराइल को, अलोंग साइड ग्रेट सेटन अमेरिका को, और बोथ शुड बी फॉट अगेंस्ट एंड स्टोन्ड एंड इट अलाइंस विद द रेजिम्स पॉलिसी। अब देखिए, ये बहुत क्लियर है कि वहां पर क्या कह रहे हैं। आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर दोनों आंखें खुले रखेंगे तो आपको भी पूरा सच दिखाई देगा, अधूरा नहीं।